आज हम जो लॉ इंटर्न्स हैं उनके सामने जो लॉ करने के बाद दिक्कतें, खास तौर से इकोनॉमिकल जो दिक्कतें आती हैं, उन पे हम अपने अधिवक्ता साथियों के साथ आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ वाराणसी के तेज तर्रार सीनियर एडवोकेट्स और युवा अधिवक्ता भी आज इस परिचर्चा में उपस्थित हैं। जो लॉ इंटर्न्स लॉ करने के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट्स में आते हैं, तो उनके लिए जो सबसे बड़ी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स जो है वो उनको उनकी प्रोग्रेस और वकालत में आगे बढ़ने के लिए सबसे बड़ी हिंड्रेंस होती है। इकोनॉमिकल क्राइसिस के वजह से लॉ इंटर्न्स या जो लॉयर्स, युवा अधिवक्ता कोर्ट के अंदर एक उम्मीद के साथ आते हैं, एक उमंग के साथ आते हैं वकालत करने के लिए। वो उमंग कुछ दिनों के बाद अगर उनका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड मजबूत नहीं है तो वो धीरे धीरे धूमिल होने लगती है। और हम देखते हैं कि हर साल बल्क में लॉ इंटर्न्स आते हैं कोर्ट के कैंपस में, और कुछ ही दिन बाद, 3 महीने 6 महीने बाद हम देखते हैं कि वो कहीं चले जाते हैं, उनका अपीयरेंस कम हो जाता है। तो या तो वो कॉरपोरेट कंपनी में चले जाते हैं, या वो अपने कोई प्राइवेट बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं, या इकोनॉमिकल क्राइसिस के वजह से वो अफोर्ड नहीं कर पाते कि कचहरी कैंपस में वो स्टे करके वकालत को, इस पेशे को आगे बढ़ाएं और नाम रोशन करें। तो ये संख्या दिन ब दिन घटती चली जा रही है। और जो लॉयर्स के स्टैंडर्ड है, जो ड्रेस स्टैंडर्ड हैं, जो उनकी लाइब्रेरी होनी चाहिए, जो एक स्टैंडर्ड लिविंग होना चाहिए, उन सब चीजों पे इफेक्ट होता है। हम देख रहे हैं कि महंगी महंगी जो किताबें हैं, जो लॉ के जर्नल्स हैं, वो खरीदने में बहुत सारे जो लॉयर्स हैं, युवा हैं, उनको दिक्कतें आ रही हैं। हमारे साथ वाराणसी के सीनियर लॉयर जलालुद्दीन हाशमी एडवोकेट साहब हैं। जलालुद्दीन एडवोकेट साहब, आपका हमारे YouTube चैनल में इस परिचर्चा में स्वागत है। जलालुद्दीन हाशमी एडवोकेट साहब इसके पहले इंटरनेशनल वेलफेयर NGO से कई वर्षों तक अटैच थे और इन्हें काफी एक्सपीरियंस है। हम चाहेंगे कि आप अपने विचार इस विषय पे प्रकट करें। धन्यवाद। मैं आपके विचार से बिल्कुल सहमत हूँ। अभी जितने भी नई जनरेशन के बच्चे आ रहे हैं लॉ करके, उनके लिए इंटर्नशिप में बहुत ज़रूरी है इकोनॉमिक पर ध्यान देना, क्योंकि जब आते हैं वो कुछ दिन वो सीनियर के साथ रहते हैं, वो सीनियर से भी उतना फर्क नहीं होता, इकोनॉमिक रूप से बहुत सफ़र करते हैं बेचारे। और जो भी आ रहे हैं, अभी तो जितनी जनरेशन आ रही है वो सिर्फ बैचलर ही नहीं है, बल्कि वो शादीशुदा भी बैच आ रहा है। जी जी। जो अपने साथ साथ परिवार को देखना तो दूर की बात है, अपने स्वयं की फैमिली को भी नहीं देख पाते हैं। ऐसे स्थितियों में सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट से, बार काउंसिल ऑफ इंडिया एंड बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, दोनों से इस बात के लिए आग्रह होना चाहिए कि दोनों मिल करके इनके आर्थिक जरूरत को पूरा करें और इसको आगे बढ़ाएं, ताकि उनका जो अच्छे स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो इस दिशा में अच्छा काम कर सके, लौट करके वापस न जाए या परेशान न हो। ये बहुत ही अति उत्तम है, एक अच्छी विचार है। इनको आगे बढ़ाने के लिए सतत प्रयास करना चाहिए और ये उठाया हुआ कदम आपका बहुत ही सराहनीय होगा। हम सब उसके साथ। बिल्कुल बिल्कुल। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट बार काउंसिल को संयुक्त रूप से ज्वाइंटली इस तरह का कोई पायलट प्रोजेक्ट बनाना होगा, ताकि जो हमारे लॉ इंटर्न्स आ रहे हैं, जो युवा अधिवक्ता आ रहे हैं, उनको इकोनॉमिकली सपोर्ट हो, ताकि वो अपनी लाइब्रेरी डेवलप कर सकें, लॉ बुक्स खरीद सकें, और बाकी जो भी दिक्कतें हैं, जो उन दिक्कतों को वो दूर कर सकें।
अभी तो गवर्नमेंट जी सेंट्रल गवर्नमेंट इस दिशा में कोई कदम इस तरह का नहीं उठा रही। बिल्कुल स्टेट गवर्नमेंट ने कोई कदम उठाया भी वो अनिश्चितता है। अभी भी हमारे स्वयं के भविष्य निधि, चाहे वो सीनियर हो या जूनियर हो, जो सीनियर्स का भी है कि इतने साल के बाद आपको भविष्य निधि इतना मिलेगा, वो भी अनिश्चित है, कन्फर्म नहीं हुआ कि कितने साल के प्रैक्टिस के बाद नहीं होगा। दूसरी चीज, अभी जितने भी हमारे सीनियर्स हैं, जब उनकी उम्र जाती है 80 साल 85 साल की उम्र तक भी वो प्रैक्टिस करते हैं, बट दे आर सफर आप तमाम डिसीज से वो सफर करते हैं, मुश्किलों में रहते हैं, किसी तरह पैर से खड़े होकर को आर्गुमेंट करते हैं। उनके लिए डिसीज के लिए भी, उनके लिए मेडिकल के लिए भी, यही नहीं सिर्फ मत जूनियर्स के लिए नहीं, मैं तो बोलता हूँ हमारे जितने सीनियर लर्स 80 85 75 60 सबका मेडिकल इंश्योरेंस कराया जाए। सभी का मेडिकल इंश्योरेंस होना चाहिए। आप आयुष्मान से जोड़ते हैं लोगों को, इस तबका को, जो एक समाज का बहुत बड़ा तबका है, ये तबका ही कभी सभी को राहत दिलाता है और ये सफर करता है। बिल्कुल और वक्त से पहले मर जाता है, उसका इलाज नहीं हो पाता। उम्र बढ़ने के साथ साथ परिवार के लोग देखभाल नहीं कर पाते। ऐसे दशा में सीनियर सिटीजन के नाते भी और वयोवृद्ध अच्छे एक्चुअल एक अच्छे अधिवक्ता के नाते भी उनका सहयोग करना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट को भी, और ये डेलीगेशन जाए और इस काम को कराए। पत्रकारों को मिलता है, अधिवक्ताओं क्यों नहीं? पत्रकार तो किसी एक का मुखिया होकर काम करता है स्टेट में, लेकिन हमारा ये तो गरीब अमीर कोई भी आता है, सबका काम करता है, कोई डिफिनेशन नहीं है। बहुत अच्छी। तो आपकी बातों से दो बात समझ में आई कि एक तो जो युवा अधिवक्ता आ रहे हैं एलएलबी करने के बाद, उनके लिए स्टाइपेंड की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए, और कम से कम 10,000 रुपए की व्यवस्था महीना, कम से कम 10,000 रुपया 10,000 पर मंथ स्टाइपेंड की व्यवस्था किया जाए, ताकि वो अपने जो प्रॉब्लम्स हैं वो उनके इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स दूर रहें और एक सपोर्ट, उनको एक बेसिक सपोर्ट मिले। दूसरा कि सारे लॉयर्स का मेडिकल इंश्योरेंस कराया जाए। हमारे साथ वाराणसी काशी के बहुत ही होनहार युवा अधिवक्ता श्री संजय तिवारी जी हैं। हाँ, श्री संजय तिवारी जी, आपका स्वागत है इस परिचर्चा में। श्री संजय तिवारी एडवोकेट, ये वाराणसी के बहुत ही युवा अधिवक्ता और बहुत ही तेज तर्रार अधिवक्ता हैं। ये सामाजिक गतिविधियों में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। श्री संजय तिवारी एडवोकेट। सर, सबसे पहले तो आप इस चैनल को बनाइए, जिसके माध्यम से आप युवा अधिवक्ताओं के लिए इस प्रकार के बारे में सोचें। आपकी बातों से सहमत हैं और हम ये चाहेंगे कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, बार काउंसिल ऑफ इंडिया कोई प्रस्ताव बना के आपके माध्यम से उनको भेजा जाए और ये लोग उस प्रस्ताव को पास कर भारत सरकार के पास भेजे कि एक ऐसी योजना बनाई जाए जिससे युवा अधिवक्ताओं को लाभ पहुँचे। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद संजय तिवारी एडवोकेट साहब। हमारे साथ बनारस के बहुत ही होनहार और युवा अधिवक्ता श्री संदीप कुमार मौर्य एडवोकेट। श्री संदीप कुमार मौर्य एडवोकेट पूर्व प्रबंध समिति के सदस्य बनारस बार एसोसिएशन के भी रहे हैं। श्री संदीप कुमार मौर्य एडवोकेट साहब, आपका इस विषय पे आपके अपने क्या विचार हैं? सबसे पहले तो मैं सर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जो आपके यूट्यूब चैनल मुझे आपने यहाँ पे मिलेगा। सर, हम युवा अधिवक्ता जरूर हैं, लेकिन हम युवाओं के सबसे मेन मुद्दे होते हैं जो हम यहाँ पास करके कचहरी में आते हैं। सबसे पहले कचहरी में आने से पहले में हमको बार काउंसिल को एक भारी भरकम मोटी रकम पेड करके अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। लेकिन रजिस्ट्रेशन कराने के बाद हमें फिर बाद में एक COP का एग्जाम देना पड़ता है। तो हम युवाओं को सबसे बड़ी समस्या, मतलब दिक्कत ये है कि आप तुमसे पैसे लेने के पहले आप हमको COP एग्जाम सर्टिफिकेट कराकर फिर हमको रजिस्ट्रेशन दें।
पता लगे कि हम पहले आए और हम रजिस्ट्रेशन कराएं 16-17 हज़ार 18 हज़ार दे करके, और बाद में फिर हम COP के लिए फिर एग्ज़ाम दें। तो एक युवा अधिवक्ता होने के नाते और बाकी युवाओं की तरफ से मैं यही चाहूँगा कि पहले तो जो COP के लिए वो एग्ज़ाम कराते हैं, पहले वो रजिस्ट्रेशन के पहले वो एग्ज़ाम करा लें कि वो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के लायक है या नहीं है। उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन कराएं, और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जितने भी युवा अधिवक्ता आते हैं यहाँ पर, सभी के साथ कुछ न कुछ इकोनॉमिक प्रेशर रहती है। तो हम यही चाहेंगे कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश सबको एक निश्चित रूप से धनराशि पर मंथ स्टाइपेंड के रूप में दे, और कुछ बुक तैयारी के लिए लाइब्रेरी के जी लाइब्रेरी के संबंध प्रोवाइड करवाएं, और जो अन्य मेडिकल सुविधाएं हैं वो भी हम अधिवक्ताओं को उपलब्ध कराएं। और इसके लिए जो लोकल बार, पूरे प्रदेश के जो लोकल बार हैं, वो लोकल बार के मेंबर्स, अध्यक्ष महामंत्री या बार काउंसिल के उस मेंबर्स उस जिले में है, तो वो भी उस पर एक प्रस्ताव बनाए, ले जा करके बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को दे, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को दे, जो हमारे हम युवाओं की समस्याओं को समझे और उसको पास करें। धन्यवाद। बहुत अच्छा, धन्यवाद। संदीप कुमार मौर्य एडवोकेट साहब हमारे साथ इस परिचर्चा में बनारस के जाने माने युवा अधिवक्ता इजहार अहमद खान साहब हैं। इजहार अहमद खान एडवोकेट साहब, आप युवा हैं और आप कैसे युवा अधिवक्ताओं का भविष्य देखते हैं, क्या समझते हैं इन युवाओं के बारे में, जो युवा एक आशा और उम्मीद के साथ कचहरी के प्रांगण में, कोर्ट के कैंपस में आता है एक उम्मीद के साथ, और फिर वो जो यहाँ पे देखता है उसके साथ जो प्रॉब्लम्स आते हैं, खास तौर से विशेष तौर से हम इकोनॉमिकल क्राइसिस की बात यहाँ अपने इस परिचर्चा में कर रहे हैं। इसके बारे में आपकी क्या धारणा है, क्या सोच है, इस क्राइसिस को कैसे हल किया जाए? क्या पायलट प्रोजेक्ट हो सकते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया या यूपी बार काउंसिल या किसी भी स्टेट बार काउंसिल? सबसे पहले तो सर मैं आपको पुनः धन्यवाद करूंगा, आभार व्यक्त करूंगा। टॉप लॉयर के इस सेकेंड कार्यक्रम में भी मुझे बोलने का मौका मिला। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा यूट्यूब व्यूअर को कि ये ADV तनवीर BNS चैनल जो है, इसको अगर अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर ले। हम ये कह सकते हैं कि वट एवर यू वांट यू कैन गेट ऑन ओनली वन यूट्यूब चैनल ADV तनवीर BNS। आप जो एक प्लेटफॉर्म पर इस चैनल पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब सर आपका जो सवाल है और हमारा जो व्यू है नए अधिवक्ताओं के होता यह है कि नए अधिवक्ताओं को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उनको कैसे कचहरी परिसर में रोका जाए और उनकी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम को कैसे दूर किया जाए। तो हमारा जो व्यू है, हमारी जो ओपिनियन है कि उनको पहले तो लिक्विड मनी न दिया जाए, लिक्विड मनी न दे करके उनकी स्किल को डेवलप किया जाए। स्किल डेवलपमेंट हो जाएगा तो आज नहीं कल, 2 साल 2 साल 3 साल के बाद धीरे धीरे वो खुद पैसा गेन करने लगेंगे। क्योंकि अगर उनको लिक्विड मनी दे दिया जाएगा तो मुझे नहीं लगता है कि उसके बाद वो कचहरी में एक अच्छे मेरिट के अधिवक्ता बन पाएंगे। क्योंकि हमने अभी तक जो भी देखा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपने यूपी में, जहाँ नए अधिवक्ता आते हैं वो चुनाव प्रचार में लग जाते हैं या नेता बनने की कोशिश में लग जाते हैं। उनको अगर लिक्विड मनी प्रोवाइड शुरू से ही किया जाने लगेगा तो फिर मुझे नहीं लगता है कि वो वकालत की तरफ ध्यान देंगे। उनका उत्थान और उत्थान के लिए ये हो सकता है कि बार काउंसिल ऑफ यूपी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया उनको बुक्स मुहैया कराएं, उनके लिए छोटे छोटे सेमिनार ऑर्गेनाइज करा करके सीनियर अधिवक्ताओं के माध्यम से उनको कानून की बारीकियां समझाई जाए। छोटे छोटे ग्रुप डिस्कशन कराने चाहिए उनको, ताकि उनको कानून की जानकारियाँ हासिल हो सके। इससे उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और हम जितने भी यहाँ पर बैठे हुए अधिवक्ता महोदय हैं, हमने जिनकी बात सुनी है, कॉलेज के पीरियड में, स्टूडेंट लाइफ में कभी किसी को ये नहीं बताया जाता है कि आप एडवोकेट बन करके आप जाएंगे तो आपको स्टार्टिंग से ही अर्निंग होने लगेगी। आपको पहले से ये बताया जाता है कि आप जाएंगे तो आपको कुछ साल वहाँ पर देना पड़ेगा।
और एक चीज और ये हो जाएगा कि अगर इनको लिक्विड मनी दे दिया जाएगा तो ये किसी सीनियर के टच में नहीं रहेंगे, ये सीनियर की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। और विदाउट सीनियर के मैं नहीं मानता हूँ कि कोई भी अधिवक्ता एक अच्छा मेरिट का वकील बन सकता है। वो एक्सेप्शन को छोड़ दिया जाए कि अगर कुछ नए लोग आते हैं ग्रुप बना करके वो स्वयं की सेल्फ प्रैक्टिस करते हैं, मगर वो भी कहीं ना कहीं से किसी न किसी सीनियर से जुड़े रहते हैं। तो सबसे पहले उनका स्किल डेवलपमेंट किया जाना चाहिए, उनको किताबें मुहैया कराई जानी चाहिए समय समय पे। हमारी बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने पिछले साल हमने देखा कि 2 बार उन्होंने किताबें मुहैया भी कराई हम लोगों को, क्रिमिनल मेजर एक्ट और CPC वगैरह कराई थी। इसी तर्ज पे इसको और आगे बढ़ाना चाहिए, यही हमारा ओपिनियन। थैंक यू वेरी मच इजहार अहमद खान एडवोकेट साहब, बहुत ही अच्छी बात आपने रखा, आपने अपने विचार रखे कि एक एडवोकेट्स होने के लिए जो स्किल्ड है उसको फोकस करते हुए उसको डेवलप करना चाहिए ताकि एक अच्छे अधिवक्ता बन सके। हमारे साथ एक और बहुत ही युवा अधिवक्ता, एक अपना एक उसको कह सकते हैं कि एक अपना अलग विचार रखने वाले युवा अधिवक्ता श्री संजय भट्टाचार्य एडवोकेट हमारे साथ हैं। श्री संजय भट्टाचार्य एडवोकेट ये बहुत ही युवा अधिवक्ता है और अधिवक्ताओं में काफी लोकप्रिय हैं। आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस के फैन हैं और उनकी विचारधाराओं को प्रचार और प्रसार करने के लिए आपने काफी कोशिश किया है और लगातार प्रयत्न आपका जारी है। श्री संजय भट्टाचार्य एडवोकेट साहब, इस परिचर्चा में जो युवा अधिवक्ता कोर्ट के कैंपस में आ रहे हैं तो उनको जो दिक्कतें आ रही हैं वो बाकी दिक्कतों के साथ एक इकोनॉमिकल दिक्कत भी आ रही है, क्योंकि हम अक्सर लोगों से सुनते हैं कि साहब उनकी कोई अर्निंग नहीं हो रही है, दिन भर वो कचहरी में दौड़ रहे हैं और इवनिंग में उनको कुछ मिल नहीं रहा है। लॉ इंटर्न्स भी इस तरह की बात इंस्टाग्राम पे और लिंक्डइन पे चैनल्स पे इस बात को कर रहे हैं। वो अपनी इस तरह की जो है अपनी बातें रख रहे हैं कि एक सपोर्ट बेस चाहिए इस सिस्टम में बने रहने के लिए। एक बेस चाहिए, एक सपोर्ट बेस चाहिए। और ये कोई जरूरी नहीं है कि हर युवा अधिवक्ता की फैमिली उतनी मजबूत हो, वो पूंजी से मजबूत हो, उसके फादर उसके पेरेंट्स इतने पैसे से मजबूत हो कि हर अधिवक्ता जो लॉ करके कचहरी में आ रहा है तो उसको जो है कार मिल रही है, चैम्बर मिल रहा है, 2 लाख 4 लाख का की किताबें मिल रही हैं, उनको वो सारा इकोनॉमिकल सपोर्ट मिल रहा है कि आप वकालत करिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हम देखते हैं कि ये एक जनरल परसेप्शन में ये सबके पास नहीं है। तो जो एक बड़े नंबर्स हैं वो हम देखते हैं कि वो इस तरह के क्राइसिस को फेस कर रहे हैं। इस पे आपके विचार बहुत ही महत्वपूर्ण और मूल्यवान होंगे इस परिचर्चा के लिए। मैं सबसे पहले भट्टाचार्य एडवोकेट जी, मैं सबसे पहले आपका ये YouTube चैनल के माध्यम से आपको हम शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने इस परिचर्चा में मुझे बोलने का अवसर प्रदान किए हैं। मैं मानता हूँ कि नया जो अधिवक्ता आते हैं उनको कुछ न कुछ वजीफा, कम से कम 10,000 रुपये वजीफा उनको दिया जाना चाहिए। हमने प्रैक्टिकली देखा है, यहाँ कचहरी में ही देखा है, और बाद में कुछ लोगों को डिप्रेशन तक वो चले जाने में मैंने देखा हूँ। चूंकि एक अधिवक्ता का एक डिग्निटी का सवाल उनके दिमाग में भरा रहता है कि अधिवक्ता का मतलब, जैसे हाईकोर्ट के अधिवक्ता का हमने सुना है कि हाईकोर्ट में प्रैक्टिस के शुरू में ही उनको अगर 4 व्हीलर नहीं है तो वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता। ये डिग्निटी का सवाल रहता है। इसी तरह से लोअर कोर्ट में भी कम से कम मिनिमम उनको 2 व्हीलर दिमाग में रहता है कि 2 व्हीलर अगर हम नहीं लेके आते तो हमको अधिवक्ता के तहत एक डिग्निटी का वो सम्मान नहीं मिलेगा। मैं इसको नहीं मानता हूँ।
हाँ, मैं शुरू में साइकिल से आता था और लोग मैंने ऐसा कहीं कोई हमको मैंने असम्मान मिले ऐसा नहीं है, लेकिन लोगों के जो इस सोसाइटी को नहीं समझे हैं उनके दिमाग में ये रहता है कि हम साइकिल से नहीं जाएंगे। हमने देखा है भेलूपुरा में मोड़ पर एक नया अधिवक्ता खड़े रहते थे कि ऑटो से जाएंगे, आएंगे जाएंगे। आज उनको डिप्रेशन की स्थिति में हम पाते हैं। तो आना जाना प्लस एक नया अधिवक्ता को जो किताबें जरूरी है, लॉ जर्नल्स की जो जरूरी है, रेगुलर उनको अध्ययन की जो जरूरी है, वो घर पर उस तरह से नहीं मिलता है। अच्छा, लाइब्रेरी में चूंकि हर लाइब्रेरी में वो घर पर इशू करके ले जाए ऐसा सिस्टम नहीं है, क्योंकि महंगी किताबें हैं और किताब भी खरीदने में काफी अच्छा खासा पैसा लगता है। मैं यहाँ चूंकि लाइब्रेरी सेक्रेटरी रहा हूँ, उस हिसाब से मैंने देखा हूँ कि नया अधिवक्ताओं को कितना किताबों की जरूरत होनी चाहिए, क्योंकि उनको PCSJ की भी तैयारी अगर दिमाग में है तो करना है तो नया किताबों की जरूरत है, रूलिंग्स चाहिए। प्लस ये जो एक ड्रेस कोड है, इस ड्रेस कोड को भी मेंटेन करने के लिए काफी अच्छा खासा महीने में खर्च होता है। तो मैं मानता हूँ कम से कम 10,000 रुपए वजीफा के तौर पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को ये सोचना चाहिए, स्टाइपेंड के लिए सोचना चाहिए कि केंद्र या राज्य सरकार को वो लिखे। और तभी हम समझते हैं कि एक हम जैसे व्यक्तिगत तौर पर, मैं जैसे आपने कहा कि नेताजी सुभाष बोस का मैं फॉलोअर हूँ, मैं व्यक्तिगत तौर पर ये मानता हूँ कि जो बच्चा पैदा हुआ है उसका संपूर्ण जिम्मेदारी स्टेट को लेना चाहिए, हाँ, सरकार को लेना चाहिए। तो एक अधिवक्ता हो या वो आर्टिस्ट हो, उनको वो जब इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं रहेगा तो वो खुशहाल से अपना जो प्रैक्टिस है वो कर सकता है, बेहतर पढ़ाई कर सकता है, उनके दिमाग में कोई टेंशन नहीं रहेगा, बेहतर अपॉर्चुनिटी उनको मिलेगी अगर इस तरह का एक माने इकोनॉमिक बर्डन अगर ना हो। तो हम समझते हैं कि कम से कम 10,000 रुपए उनको स्टाइपेंड दिया जाना चाहिए। ये मांग हम ही लोगों से हम समझते हैं कि भविष्य में ये सारा देश में ये मांग जो है वो शुरू हो। थैंक यू वेरी मच श्री संजय भट्टाचार्य एडवोकेट साहब, बहुत ही मूल्यवान बातें आपने बताई हमारे युवा अधिवक्ताओं को। नजीर साहब हमारे साथ युवा अधिवक्ता जनाब नजीर एडवोकेट साहब हैं। आपकी वाराणसी कोर्ट कैंपस में एक पहचान है और आप काफी मेहनत और लगन से वकालत कर रहे हैं और आपका मिशन और विजन है। जनाब नजीर एडवोकेट साहब, ये जो हम एक क्राइसिस देख रहे हैं थ्रू आउट इंडिया, हमको काफी डिस्ट्रिक्ट में इंडिया में और यूपी में जाने का मौका मिला और हमने यूपी के बहुत से जिलों में, हाई कोर्ट्स में, हर जगह केस के सिलसिले में जाने का और वहां अपीयर करने का मौका मिला। तो हमने देखा कि अधिवक्ताओं की क्या स्थिति है और ये बहुत ही डिग्निफाइड पेशा है, ये बहुत ही डिग्निफाइड पेशा है। तो हमने जब कई डिस्ट्रिक्ट में जब दौरा किया और वहां केस के सिलसिले में गए तो वहां जो स्थिति हमने अधिवक्ताओं की देखा कि उनके लिए चैम्बर नहीं है, टीन का शेड है, टीन के शेड में वो गर्मी में बैठे हुए हैं, लू चल रही है, पानी बरस रहा है, कीचड़ है कोर्ट कैंपस में और वो युवा अधिवक्ता भीग कर कोर्ट में जा रहे हैं भीगते हुए। तो बहुत सारी क्राइसिस है जिसको आपने भी महसूस किया होगा वकालत के इन चंद सालों में। आपकी इस इशू पे क्या राय है? पहले तो हमें ये मौका देने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग डबल ग्रेजुएट करके आते हैं। दूसरी बात यह है कि हर प्रोफेशनल कोर्स में प्रोफेशनल कोर्स कंप्लीट होने के बाद जॉब मिल जाती है, लेकिन हमारे प्रोफेशनल कोर्स में करने के बाद हमें 4 या 5 साल फिर से आपको पढ़ना पड़ता है। इस कचहरी के परिसर में पढ़ना पड़ता है। वो इसलिए कि हम लोग थ्योरी पढ़ के आते हैं और यहाँ प्रैक्टिकल पढ़ना पड़ता है। फिर उसके बाद ये होता है कि इसी 5 साल में
आपको पढ़ना भी है और अपने आप को मेंटेन करके कचहरी आना है, और फैमिली को भी वाले चलाना भी ये सोचते हैं कि भाई आपको जितना हमने पढ़ाना था पढ़ा दिया, अब आप कोर्ट जा रहे हैं तो आप कम से कम अपना इस्टेब्लिशमेंट खुद करें। अब उसके बाद 5 साल ये झेलना है, तो अगर हमारा ध्यान अगर पैसा कमाने में लगेगा तो हम पढ़ेंगे क्या? और हमारा जो है प्रोफेशन जो है वो स्टेट के वेलफेयर से जुड़ा हुआ है और हम लोग सोसाइटी के पर्सन से जुड़े रहते हैं सर। तो हमारा ये कहना है कि अगर स्टाइपेंड जैसा कुछ चीज आएगा तो लोगों का एक लर्निंग में इंटरेस्ट रहेगा, उनको पैसे की क्राइसिस कम रहेगी क्योंकि बुक्स खरीदना है, जर्नल खरीदने हैं और अपने आप को मेंटेन करके वकालत को और अच्छे से इस्टेब्लिश करना है। तो ये मुझे लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को एक युवा अधिवक्ताओं को एक सपोर्ट करना चाहिए। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये स्कॉलरशिप या टाइप का कुछ है, इसलिए कि आप फाउंडेशन स्टेट का फाउंडेशन कर रहे हैं, एक वेलफेयर स्टेट बना रहे हैं और वेलफेयर स्टेट में सरकार और बार काउंसिल का बहुत बड़ा योगदान है। धन्यवाद सर। बहुत अच्छा नजीर एडवोकेट साहब, बहुत अच्छी बात आपने कही। ये जो हम देखते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो जब चुनाव आता है तो वो ये कहती हैं कि हम बिजली फ्री करेंगे, वो ये कहती हैं कि एजुकेशन हम फ्री करेंगे, वो ये कहती हैं कि जो यूथ हैं अनएम्प्लॉयड हैं उनके खाते में 1000 रुपया महीना, महिलाओं के खाते में 1000 रुपया महीना या 3000 रुपया महीना या लैपटॉप दिया जाएगा, किसानों के खातों में 6500 रुपया ईयरली भेजा जाएगा। तो सवाल इस बात का पैदा होता है कि जो देश में डेमोक्रेसी का जो स्पाइनल कॉर्ड एडवोकेट है, जो इस देश के डेमोक्रेसी को चलाने में, इसको डायनामिक बनाने में, इस जुडिशियल सिस्टम को, जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को मजबूत करने में, चलायमान बनाने में और जस्टिस दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और कहा यह जाता है कि लॉयर जो है ये कोर्ट ऑफिसर है, तो कहा तो ये जाता है कि लॉयर कोर्ट ऑफिसर है, मगर जो लॉयर कॉरपोरेट कंपनी से लेकर पॉलिटिकल पार्टीज को क्राइसिस से बचाता है, क्राइसिस में सेव करता है, उसको कंसल्टेंसी देता है, एडवाइस देता है, उन अधिवक्ताओं के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया? एक बेरोजगार लड़कों के अकाउंट में 1000 रुपया, 3000 रुपया भेजने की बात की जाती है, किसानों के खातों में 6500 रुपया भेजने की बात की जाती है, लैपटॉप देने की बात की जाती है, और जब अधिवक्ताओं की बात आती है कुछ देने के लिए तो उनसे यह कहा जाता है कि आपको इसकी क्या जरूरत है, आपको इसकी क्या जरूरत है। तो अगर युवाओं को और अधिवक्ताओं को अगर इकोनॉमिकली, सोशली मजबूत नहीं किया गया और उनको प्रोटेक्ट नहीं किया गया, प्रोटेक्शन नहीं दिया गया, और अगर प्रोटेक्शन नहीं दिया गया तो हमारी डेमोक्रेसी को भी नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए यह बहुत जरूरी है डेमोक्रेसी में, जब रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं तो बिना अधिवक्ता के रूल ऑफ लॉ संभव नहीं है। तो हमारा यह कहना है कि ये जो हिट एंड रन और ये जो शुतुरमुर्ग की पॉलिटिक्स है, इससे उबरना होगा और लॉयर्स के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट बार मिलकर कोई ना कोई पायलट प्रोजेक्ट इस संबंध में दे कि जो भी हमारे लॉ इंटर्न्स हैं, जो लॉयर्स हैं, युवा अधिवक्ता हैं, उनको कम से कम लाइब्रेरी के लिए, लॉ जर्नल्स के लिए और 10,000 रुपया कम से कम मिनिमम उनको स्टाइपेंड दिया जाए। इससे फायदा होगा कि जो युवा अधिवक्ता हैं उन पे प्रेशर, इकोनॉमिकल प्रेशर नहीं होगा
और वो कचहरी में रहेंगे तो हम एक ऐसे अधिवक्ता हमको मिलेंगे जो कोर्ट कैंपस में रह के जजेस को फेस करेंगे, कोर्ट में वो कोर्ट के कार्रवाई में बहादुरी के साथ हिस्सा लेंगे और जीरा करेंगे, बहस करेंगे। ये जो फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन है, ये प्रोफेशन को नुकसान न पहुंचे। हमारे साथ बहुत ही युवा अधिवक्ता देवेंद्र कुमार पटेल एडवोकेट हमारे साथ हैं। देवेंद्र कुमार पटेल एडवोकेट अभी 2 साल हुआ, 2 साल हुआ, ये अभी वकालत पेशे में आए हैं और डिस्ट्रिक्ट वाराणसी में ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। युवा हैं, अभी 2 साल हुआ आपको कचहरी कैंपस में आए हुए। आप इसको किस तरह से देखते हैं? सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि डीबी तनवीर बीएनएस चैनल पर आपने यह टॉपिक रखा, युवा अधिवक्ताओं के लिए स्टाइपेंड होना चाहिए या नहीं, इस पर एक बात रखने का हमें मौका दिया। तो इस पर बात करने से पहले हम आते हैं कि अधिवक्ता कौन होता है। हम ग्रेजुएशन करते हैं, ग्रेजुएशन करने के बाद लॉ में एडमिशन लेते हैं, लॉ ग्रेजुएट होते हैं, अधिवक्ता नहीं कहलाते हैं, प्रैक्टिस के लिए एलिजिबल नहीं होते। प्रैक्टिस के लिए एलिजिबल होने के लिए हमें बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए हमें 16,000 से लेकर 26,000 के बीच में के अंतराल में हमें अमाउंट पे करना होता है, तब हमें 2 साल के लिए सर्टिफिकेट मिलता है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वो भी केवल 2 साल के लिए। अभी भी हम एलिजिबल नहीं है, 2 साल बाद वो सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं है। फिर हमें एक AIB एग्जाम देना पड़ता है। AIB एग्जाम देने के बाद हमें परमानेंट सर्टिफिकेट मिलता है। AIB के लिए कितना पैसा जमा करना पड़ता है? AIB के लिए भी हमें 3500 रुपए फीस हमारी लगती है एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए। उसके बाद अगर नहीं पास हुए तो फिर 3500, फिर 3500। और ये चांस हमें 3 बार मिलता है, ऐसा चांस 3 बार ऐसा हमें चांस मिलता है AIB के एग्जाम देने के लिए। उसके बाद हमें सर्टिफिकेट मिलता है जिससे हम कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल होते हैं। अब एक अधिवक्ता का रोल क्या है? एक अधिवक्ता जो होता है एक समाज के उस वर्ग को भी देखता है जो बहिष्कृत किए गए हैं, जिनका इकोनॉमिकली तरीके से बहुत वीक है, कमजोर है, वो उनको कोई नहीं पूछता। यही अधिवक्ता जो होता है विदाउट फी के उनकी केस को लड़ता है और उनको न्याय दिलाता है। अब नया अधिवक्ता जो आता है, अगर उनके पास जो है इकोनॉमिक सोर्सेज जो होंगे उनके मजबूत नहीं होंगे, तो वो आने वाले समय में एक बेहतर वकील अधिवक्ता के रूप में कैसे आएगा, यह एक प्रश्न चिन्ह है अगर उसके पास इकोनॉमिक सोर्स न हो तो। केरल बार काउंसिल ने सबसे पहले सन 2020 में एडवोकेट स्टाइपेंड रूल 2021 के तहत अपने यहाँ एक अधिसूचना जारी किया कि वहाँ के जो नए अधिवक्ता आ रहे हैं वह इसके तहत एप्लीकेशन करके 5,000 रुपए पर मंथ एलिजिबल हो सकते हैं उनके लिए जो एप्लीकेशन करेगा, और 3 साल तक वो देने के लिए ऐसा उन्होंने अधिसूचना जारी किया था। लेकिन आज तक केरल बार काउंसिल ने किसी अधिवक्ता को नहीं दिया। अभी हाल ही में केरल हाई कोर्ट ने इस पर संज्ञान ले लिया और उनको नोटिस देने के लिए ऐसा केरल हाई कोर्ट द्वारा जवाब देने के लिए नोटिस दिया गया। वहीं देखा जाए इधर इलाहाबाद हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट से भी ऐसी नोटिस जो है यूपी गवर्नमेंट को दी गई है। क्यों दी गई है यूपी गवर्नमेंट को? क्योंकि यूपी गवर्नमेंट ने चुनाव के समय जो है अधिवक्ताओं के लिए एक वादा किया था कि वह वजीफा के तौर पे नए अधिवक्ताओं को जो है 5,000 रुपए पर मंथ देगा, स्टाइपेंड देगा, लेकिन नहीं मिला अभी तक। उस पर भी यह इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है यूपी गवर्नमेंट को जवाब देने के लिए एक नोटिस दिया है। इसके पहले बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने प्रधानमंत्री और जितने भी स्टेट हैं सभी मुख्यमंत्रियों को एक पत्र लिखा है कि जो नए अधिवक्ता हैं उनको स्टाइपेंड के रूप में 20,000 रुपए प्रति मंथ दिए जाने का एक पत्र लिखा है, लेकिन उस पर आज तक विचार नहीं हुआ है। अधिवक्ता जो होता है जब तक उसके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं होगा तो वह रुचि पैदा नहीं करेगा कानूनी बातों को जानने में, वो दूसरी गतिविधियों में लिप्त हो जाएगा और वो ट्रैक से भटक जाएगा, जो आने वाले समय में हमें एक अच्छे अधिवक्ता की कमी महसूस देखने को मिलेगी। बहुत अच्छी बात। इसलिए नए अधिवक्ताओं को स्टाइपेंड मिलना बहुत जरूरी है, उनको एस्टेब्लिश होने के लिए और समाज को एक नए और अच्छे अधिवक्ता, बेहतर अधिवक्ता मिलने के लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छी बात देवेंद्र पटेल एडवोकेट साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही और ये पहल हर स्टेट में होनी चाहिए,
हर स्टेट में इस तरह की पहल होनी चाहिए। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो देखे। आप एक फ्री एजुकेशन की बात कर रहे हैं, आप जो है फ्री जो है लैपटॉप की बात कर रहे हैं, आप सारी फैसिलिटी की बात कर रहे हैं, मगर जो डेमोक्रेसी के पहिया, डेमोक्रेसी के चक्र को घुमाता है, तेज करता है, जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम के चक्र को चलाता है, तेज करता है, उसके बारे में बार काउंसिल ऑफ इंडिया या स्टेट बार काउंसिल या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट मूक दर्शक बनी हुई है। एक लावारिस समझ के इस पेशे में रहने वाले लोगों को छोड़ दिया गया है। इनका कोई मान सम्मान नहीं है, इनकी कोई डिग्निटी नहीं है। ये समझ लिया गया कि साहब ये जो है इनको किसी भी तरह की कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं है। तो ये बहुत ही प्रश्न है। बिल्कुल सबमिशन ये है सर, बोले, हमारी बोले। बात शासन तक पहुंचेगी कैसे? एक मिनट सर, मैं ये चाह रहा हूँ जो आज हम लोग इस सेमिनार, इस चर्चा में, परिचर्चा में भाग लिए, मैं चाहता हूँ कि ये डायस पर, बाहर के डायस पर इन बातों को जाना चाहिए। बाहर के डायस पर, हर डिस्ट्रिक्ट बाहर के डायस पर ये बातें जानी चाहिए और एक डेलीगेशन शासन को जाना चाहिए, हर जगह, पूरे उत्तर प्रदेश का, बिल्कुल पूरे बार काउंसिल ऑफ इंडिया का। जब तक ये चीजें जुड़ करके नहीं जाएंगी तब तक न तो सेंट्रल इस पर विचार करेगा और न स्टेट विचार करेगा। इसलिए इनको हमारे सेमिनार के अलावा भी इसको डायस पर परिचर्चा होनी चाहिए। डायस पर, उन डायस पर जहाँ महामंत्री बनाते हैं, जहाँ पर अध्यक्ष बनाते हैं, जहाँ पर तमाम पदाधिकारी हमारे हैं, इनकी चर्चा ये डायस पर बृहद रूप से इसकी चर्चा होना चाहिए। चर्चा होनी चाहिए और ये चर्चा सिर्फ अपने एक डिस्ट्रिक्ट नहीं, सारे डिस्ट्रिक्ट में होनी चाहिए। इकट्ठा होकर के वो बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को जानी चाहिए। ये एक मुहिम, सारे स्टेट इनकी मुहिम चला के बार काउंसिल ऑफ इंडिया को होनी चाहिए, तब जाकर इस पर चर्चा में कोई जान आएगी। हमारे साथ एक और युवा अधिवक्ता ध्रुव सिंह एडवोकेट हैं। ध्रुव सिंह एडवोकेट साहब, आपका इस परिचर्चा में बहुत ही स्वागत है। आप अपने विचार प्रकट करें इस इश्यू पे। मेरा ये विचार है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार को स्वतः संज्ञान में लेके एक कमेटी बना के अधिवक्ताओं की समस्या, युवा बेरोजगार अधिवक्ताओं की समस्या के संदर्भ में विचार करना चाहिए और उस कमेटी में दिए गए सुझावों पर अमल करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में जो आज युवा अधिवक्ता संघर्ष कर रहा है वो फेल हो जा रहा है और कचहरी परिसर से बाहर चला जा रहा है, दूसरे रोजगार व्यापार में लग जा रहा है और ये बहुत बड़ी समस्या है आने लोकतंत्र के लिए। थैंक यू ध्रुव सिंह एडवोकेट साहब। आफ्ताब एडवोकेट साहब, सीनियर मोस्ट एडवोकेट हम लोगों के बीच में आप भी आ गए हैं। आपका भी आफ्ताब अहमद सिद्दीकी एडवोकेट साहब सीनियर अधिवक्ता है, आपका भी इस बड़ी चर्चा में मुझे बोलने के लिए मौका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सब थोड़ी बात ये है कि स्टेट बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को ये सोचने पर ये मतलब ये कि लोगों के कहने का जो बात का जो असर हुआ है वो ये होना चाहिए, कम से कम जो 10,000 जो स्टाइपेंड जो है मिलना चाहिए। इससे कम से कम जो युवा अधिवक्ता हैं उनको भी अपने मतलब रहन सहन, किताब कापी खरीदने के लिए और आने जाने के लिए उनको जो है कम से कम एक सपोर्ट मिलेगा। दूसरी बात ये है मेडिकल इंश्योरेंस होना चाहिए। कितने मतलब वकील जो है अपना वो मेडिकल की वजह से बीमार पड़ जाते हैं और अपना वो जीवन यापन कर नहीं पाते कायदे से, तो उसके लिए भी यही होना चाहिए। और जो जितने मतलब बूढ़े वकील हैं जो बहुत एजेड हैं उनके लिए कोई अच्छा यहाँ पे कोई इंतज़ाम नहीं है। कभी कभी खड़े होते हैं, गिर जाते हैं बहस करते करते, जिया करते करते, तो उनके लिए कोई ऊंची कुर्सी वगैरह कोई इंतज़ाम होना चाहिए ताकि खड़े हो सकें, या कोई सपोर्ट सिस्टम का होना चाहिए। इस तरह से बार काउंसिल को, स्टेट बार काउंसिल को और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को इस पर विचार करना चाहिए और हम लोग का जो डिमांड है उस पर विचार करके कोई सही जो है मतलब अनुतोष मिलने की बहुत बात करना चाहिए। बहुत अच्छा आफ्ताब अहमद सिद्दीकी एडवोकेट साहब। हमारे साथ एक और युवा अधिवक्ता
फराज अहमद सिद्दीकी एडवोकेट है, आपका इस परिचर्चा में बहुत ही स्वागत है। फराज अहमद सिद्दीकी एडवोकेट साहब, आपने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन पास किया है और आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी में प्रैक्टिस करने के लिए एक उम्मीद और उमंग के साथ आए हैं। आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया या यूपी बार काउंसिल से? आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? क्या इकोनॉमिकल सपोर्ट या मेडिकल इंश्योरेंस या इकोनॉमिकल सपोर्ट का क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप? शुक्रिया। बात यह है कि इकोनॉमिकल सपोर्ट और मेडिकल सपोर्ट बहुत ज़रूरी चीज़ है जो एक युवा अधिवक्ता को चाहिए, और वही मेन फैक्टर है जो उनको ठीक तरीके से मिल नहीं पा रहा है। दूसरी बात यह है कि जब आपने सेमेस्टर ले लिए, एग्ज़ाम लॉ के ले लिए, उसके बाद आप सीओपी का सिस्टम लगा रहे हैं एआईबी के क्लेरिफिकेशन के बाद, तो ये आपने मतलब कि एक सिस्टम बना दिया और उसको टफ कर दिया, जिससे कि जो करना भी चाहते हैं कायदे से प्रैक्टिस वकालत में आकर के, उनको जो है उनके सामने एक हर्डल आ गया। वो क्लियर करते हैं तो उनको सीओपी मिलती है, उसके बाद वो प्रैक्टिस करते हैं। तो और जब वो प्रैक्टिस करके आ भी रहे हैं तो इकोनॉमिकल सपोर्ट उनको दिन भर लग जा रहा है। वो दौड़ रहे हैं, रन कर रहे हैं इधर उधर केसेस में, हर जगह फाइल लेके दौड़ रहे हैं अदालतों में, मगर शाम को वो देख रहे हैं कि उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन चेंज नहीं हो रही है, बदल नहीं रही है काफी दिनों तक। जी, उसी तरह चलता चला जा रहा है जिस तरह वो शुरू में आए थे, और सीनियर की मेहरबानी पर, सीनियर के सपोर्ट पर वो चल रहे हैं। अभी तो फिलहाल चल रहे हैं, मगर वो कब तक चलेंगे? उनको इंडिपेंडेंट उनका कोई बेस होना चाहिए, जो कि नहीं है। और सीनियर कब तक सपोर्ट करेंगे? एक समय के बाद सीनियर कह देते हैं कि आप सेपरेट हो जाओ। मेन फैक्टर है वो तो कहेंगे कि सेपरेट हो जाओ, मगर सीखना जरूरी है और आना भी तो चाहिए जूनियरों को कि अपने से सेल्फ इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर सकें। और दूसरी बात ये है कि स्टाइपेंड जो है ये मतलब काफ़ी हद तक मदद कर सकता है, हेल्प कर सकता है, हेल्प आउट कर सकता है जो युवा अधिवक्ता। और यही वजह है कि कुछ समय के बाद रन करने के बाद कोर्ट में हार जा रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हैं, मेंटली जो है बैकफुट पे हो जा रहे हैं। एक जो क्षमता होती है कोर्ट के अंदर स्टैंड करके जज के सामने बोलने की, बहस करने की, रेजिस्ट करने की, और मेन फैक्टर ये है कि जूनियर समझ करके क्लाइंट भी जो है भरोसा नहीं कर रहा है, तो एक तरह से ये उनकी पोजीशन को डैमेज कर रहा है। और जी, और इसी वजह से उनको फीस भी अलॉट नहीं होती है, मिलती नहीं है। तो ये सब चीज़ें बहुत मतलब कि इम्पॉर्टेंट चीज़ें जिस पर जो है बार काउंसिल को और यूपी बार काउंसिल को मतलब कि मद्देनजर रखते हुए इन पर फोकस करना चाहिए और जल्दी से जल्दी सपोर्ट करके इन चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए। बहुत 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 अच्छी बात फराज अहमद सिद्दीकी एडवोकेट साहब, बहुत ही अच्छी बात। हमारे साथ एक और अधिवक्ता श्री हनुमान जी हैं। हनुमान मौर्य एडवोकेट साहब, आपका इस परिचर्चा में स्वागत है। ये सारी परिचर्चाओं में आपने अधिवक्ताओं की राय को सुन लिया। आपका क्या इस पे नुक्ते नजर है? संक्षेप में बताएं। सबसे पहले मैं यूट्यूब व्यूअर्स को धन्यवाद देना चाहूँगा, धन्यवाद कहना चाहूँगा। अभी हमारे सीनियर अधिवक्ता बंधुओं ने अपने अपने विचार रखे कि नए जो युवा अधिवक्ता आ रहे हैं इनको स्टाइपेंड मिलना चाहिए। जहाँ तक नए युवा को स्टाइपेंड मिलने का सवाल है, उनको जो हमारे विभिन्न सोसाइटी से लोग आते हैं, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई हर तरह के लोग यहाँ पर आते हैं। तो स्टेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया, उत्तर प्रदेश बार काउंसिल को मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा कि हमारे भारत एक विकासशील देश है। भारत के अलावा फॉरेन कंट्रीज में क्योंकि वहाँ की सरकारें जो है, वहाँ के नए जो युवा अधिवक्ता है उनको एक उचित मतलब वो उनको फंड मुहैया कराती है।
तो उस उचित फंड के आधार पर लोग वहाँ पर अपने आप को निखारते हैं। भारत जैसे विकासशील देश में अगर यहाँ पर भारत जैसे कृषि प्रधान देश है, यहाँ बहुत गरीबी है। अब और यहाँ कोर्टों में नंबर ऑफ केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर हमारे युवा अधिवक्ताओं को स्टाइपेंड फंड नहीं अगर स्टेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया अगर नहीं मुहैया कराती है तो यहाँ पर प्रतिभा पलायन होगा, प्रतिभा का पलायन होगा और प्रतिभा का पलायन होगा। और जो क्वालिटी अधिवक्ता का जो जरूरत है हमारे कोर्टों को, हमारे कोर्ट को नहीं मिल पाएंगे। मतलब तो कहा जाता है कि सभी लोग संपन्न है नहीं, कहा जाता है कि लोग अपना इकोनॉमिकली फंड मतलब किस तरीके से जुटा लेंगे, मतलब उनको सीनियर के माध्यम से मिल रहा है, लेकिन सीनियर के माध्यम से कितना मिल पाएगा, मतलब वो एक उचित दे पाएगा, उचित धनराशि मुहैया करा पाएगा। तो हमारे युवा तक किसी पर आश्रित न हो, तो हमारी सरकारें हमारे युवा अधिवक्ताओं के लिए कार्य करें, एक उचित फंड मुहैया कर जिससे अपने आप को निखार सके, बुक्स है, लाइब्रेरीज का खर्च, अपने ड्रेस कोड को मेंटेन कर सके। और जैसा कि हमारे अधिवक्ता बंधुओं ने विचार अपने रखे और बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हमारे साथ एक और युवा अधिवक्ता श्री हरिश्चंद्र मौर्य जी हमारे बीच में है। आप अलर्ट इंडिया, आपकी एक संगठन है अलर्ट इंडिया, इस अलर्ट इंडिया से आप एडवोकेट्स के लिए प्रोटेक्शन एक्ट के लिए आपने काफी आंदोलन किया है और काफी मूवमेंट चलाया है कि अधिवक्ताओं की जान को खतरा होता है, उन पे हमला होता है, उनके प्रोटेक्शन के लिए प्रोटेक्शन एक्ट, एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट बनाया जाए। श्री हरिश्चंद्र मौर्य एडवोकेट जी, यहाँ इस बात पर परिचर्चा हो रही कि जो युवा अधिवक्ता हमारे कैंपस में आते हैं तो वो जरूरी नहीं है कि सब इकोनॉमिकली साउंड हो, सब इकोनॉमिकली साउंड हो। उसमें ज्यादातर काफी युवा अधिवक्ता हैं जो इकोनॉमिकली साउंड नहीं होते। तो उसके वजह से जब वो आते हैं कोर्ट कैंपस में और जब उनको उस तरह के इकोनॉमिकल बैकग्राउंड का कोई सपोर्ट नहीं होता तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट छोड़ के या हाई कोर्ट छोड़ के चले जाते हैं। तो सबको सपोर्ट मिलता है, हम देखते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम सपोर्ट करती है, मगर अधिवक्ताओं को सपोर्ट नहीं करती, उनको स्टाइपेंड नहीं देती। कम से कम 10,000 20,000 रुपया महीना 5 साल जो युवा अधिवक्ता हैं उनको बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट बार काउंसिल दे, व्यवस्था करे ताकि वो लाइब्रेरी वगैरह का ले लॉ जर्नल्स खरीदें। आपके क्या विचार है इस पर? श्री हरिश्चंद्र मौर्य एडवोकेट। सबसे बड़ी चीज बात है कि इस चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ कि नए मुद्दों को उठाने का, युवाओं को जो है प्रतिभा बढ़ाने का आगे प्रसत की है। और आज कचहरी में या कचहरी के बाहर जो सामाजिक दृष्टिकोण में हर जगह एक शोषणकर्ता बैठे हैं, दो वर्ग बैठते हैं, एक शोषित होता है, एक शोषण करने वाला होता है। इसी तरह से कचहरी परिसर में है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि यहाँ अधिवक्ता के जो सिस्टम है, जो संरक्षक हैं, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया हो चाहे बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की सोसाइटी हो, ये लोग स्वयं जो है अपने अधिवक्ता भाइयों को शोषण करते हैं, चाहे वेरिफिकेशन के नाम पे, चाहे एग्जामिनेशन के नाम पे। वो किन्हीं न किन्हीं कारणों से युवाओं को आर्थिक स्थिति से क्षति पहुंचाते हैं और उसके बदले नथिंग, कुछ नहीं देते। कौन? बार काउंसिल। ऐसी स्थिति में आज बहुत ही डेवलप होने के लिए युवा अधिवक्ताओं को संघर्ष करना पड़ रहा है। घर से निकलते हैं तो आर्थिक स्थिति से झेलते हुए, कचहरी में आते हैं तो सीनियरों से झेलते हुए, उसके बाद जब बच्चा खुचा होता है तो संघर्ष तब आगे बढ़ने का काम करते हैं। तो वो हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते। सरकार जो करना हो करे, नहीं तो अधिवक्ता तो संघर्ष करते हुए घर से चला है, कचहरी में कर रहा है और आगे आप लोग के आशीर्वाद, सीनियरों के आशीर्वाद से संघर्ष करता है। आपका अलर्ट इंडिया इस मुद्दे पर कुछ, आपका अलर्ट इंडिया इस मुद्दे पर कुछ आगे बढ़ेगा, कुछ मेमोरेंडम वगैरह सरकार को देगा? जी, हम अभी हाल में सरकार को एक ज्ञापन देने के विषय पे चल रहे हैं कि सरकार को अवगत कराएंगे
कि जो नए युवा अधिवक्ता हैं उनके लिए भत्ता की व्यवस्था किया जाए, और जो है लाइब्रेरी की व्यवस्था किया जाए, और चैम्बरों का निर्माण किया जाए, कचहरी सुव्यवस्थित तरीके से चलाया जाए। इस पे हम करेंगे। प्रोटेक्शन एक्ट पे जो है हम सरकार से मांग करेंगे आपके चैनल के माध्यम से, एडवोकेट्स जी प्रोटेक्शन जी एक्ट, हाँ, अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करें, नहीं तो उसके लिए बेहद हम युवाओं और सीनियरों का आशीर्वाद लेके बेहद आंदोलन करने के प्रयास में होंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। हमारे इस परिचर्चा में जो भी हमारे सीनियर अधिवक्ता और जो भी युवा अधिवक्ताओं ने भाग लिया, हम अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से आप सब लोगों का बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूं। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।